नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हर सुबह अवसर लेकर आती है अपार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। और नया सवेरा के हमारे सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। तो आज नया सवेरा के माध्यम से हम आपको देश और दुनिया की तमाम खबरों से करेंगे अपडेट, साथ ही साथ देश में क्या कुछ चल रहा है हलचल और संसद भवन में चल रहे मॉनसून सत्र की भी खबरें आपके साथ करेंगे रूबरू, प्रेस रिपोर्ट्स भी आपके साथ करेंगे साझा और आत्मनिर्भर होते भारत की झलक भी आपको नया सवेरा के माध्यम से दिखाएंगे। तो आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक। पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा पर होगी चर्चा। अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा बिल। सोनम वांगचुक ने देर रात 26 दिनों बाद तोड़ा अनशन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद लिया फैसला। सरकार ने मांगों पर विचार करने का दिया आश्वासन। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशनों के गेट बंद। राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा। यात्रियों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े 400 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स किए ब्लॉक। फर्जी खबरें फैलाकर लोगों को कर रहे थे गुमराह। छात्रों और युवाओं से सतर्क रहने की अपील। संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन। लोकसभा में जजों की संख्या बढ़ाने जाने संबंधी और राज्यसभा में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक सूचीबद्ध। और ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स के 23वें संस्करण की शुरुआत। 2 अगस्त तक चलने वाले मेगा इवेंट में 74 देशों के 3000 से ज्यादा एथलीट लेंगे हिस्सा। भारत 8 खेलों में पेश करेगा चुनौती। और आइए अब एक एक खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़े विषय पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा से जुड़े प्रस्ताव संबंधित विभागों की ओर से दे दिए गए हैं, जिसे कैबिनेट में चर्चा के बाद आज अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर अगले सप्ताह संसद के इसी सत्र में उसे बिल के रूप में पारित कराया जाएगा। तो दरअसल आपको बताते फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल नीट पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, ये छात्रों और अभिभावकों के लिए काफी पीड़ादायक है। पीएम ने कहा कि पेपर लीक की घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं। गुनाहगारों को पकड़ा गया है और वो जेल में है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था।
हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। और इधर सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कल रात अपना अनशन तोड़ दिया है। पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में पिछले 26 दिनों से अनशन पर थे वांगचुक। फिलहाल मेदांता अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। कल देर रात सरकार की पहल पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अस्पताल में उनसे मुलाकात की और सरकार की ओर से की जा रही तमाम कोशिशों के बारे में भी बताया, जिसके बाद सोनम वांगचुक ने उनकी बात मान ली और अनशन समाप्त कर दिया। तो नीट पेपर लीक के मामले को लेकर अनशन पर थे वांगचुक। I'm grateful that the government has shown sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I'm happy that you have assured me. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने पर खुशी जताई और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनसे आग्रह भी किया है कि वो डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द पहले जैसा अपना वजन भी हासिल कर लें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने पर उन्हें स्वस्थ रहने की संदेश दिया है और कहा है कि जल्द पहले जैसा वजन प्राप्त करे सोनम वांगचुक। साथ ही स्वास्थ्य सुधार की कामना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक के लिए की है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक 26 दिन से अनशन पर थे और कल देर रात डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की उपस्थिति में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक के लिए ये संदेश जारी किया है। सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए तैयार है और अब तक 4 बार प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए औपचारिक प्रस्ताव भेजा जा चुका है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बातचीत छात्रों की सुविधा के मुताबिक कभी भी और कहीं भी की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी
कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा। और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुधाकर दास। सुधाकर, हमने देखा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया, उसके बाद कैबिनेट बैठक का आयोजन करने की बात कही है। साफ तौर पर ये सारे कदम दर्शा रहे हैं कि किस तरह से सरकार छात्र हित के लिए कदम आगे बढ़ा रही है और छात्र हित के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल। और देखिए, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ देश की नब्ज को समझते हैं, युवाओं की सोच वो हमेशा साझा करते हैं, बल्कि कल जब उन्होंने वीडियो बनाया तो उस पीड़ा को भी साझा किया जिससे विद्यार्थी या उनके अभिभावकों को गुजरना पड़ा। तो एक प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन में, सीधे संवाद में विश्वास करते हैं। तो सीधे उन्होंने देश के युवाओं को एड्रेस किया और उनकी जो भी चिंताएं थी उसको साझा करते हुए किस तरह से सरकार इस मसले को लेकर आगे बढ़ रही है, ताकि ना सिर्फ दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, एक नजीर स्थापित हो सके, बल्कि आने वाले समय में भी एक ऐसा रिफॉर्म हो जिससे इस तरह की घटनाएं ना हो सके। तो उसका एक रोड मैप क्या है उसको रखा सामने। तो निश्चित तौर पर, और हम देख रहे हैं कि लगातार इंस्टा पर उन्होंने पोस्ट किया, जो अपने ट्विटर पर डाला, और किस तरह से विद्यार्थी, देश के युवा उसको लाइक कर रहे हैं, उसको कमेंट कर रहे हैं और सराहना कर रहे हैं कि जिस तत्परता से और प्रधानमंत्री ने सीधे इस मसले को एड्रेस किया है, तो उससे उनका भरोसा बढ़ा है कि किस तरह से अब ये मामला आगे बढ़ेगा। और जो संदेश पीएम मोदी ने इस दौरान दिया, चाहे वो सीधे कड़ी कार्रवाई करने की बात हो, एक कड़ा कानून बनाने की बात हो, जिससे आने वाले समय में इस तरह की किसी भी नापाक हरकत करने से लोग डरे, उसकी बात हो, या फिर जो एक पिछले 2-2.5 महीने में लगातार जो कुछ किया सरकार ने। देखिए, बहुत बड़ी चिंता थी कि पहली बार जब घटना सामने आई तो उसके बाद विद्यार्थियों का समय बर्बाद ना हो, तो उसके लिए जल्द से जल्द ना सिर्फ कैसे परीक्षा कराई जाए, बल्कि एक फुल प्रूफ परीक्षा हो। और हमने देखा उस दौरान भी पीएम मोदी लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहे। सिर्फ शिक्षा विभाग नहीं, बल्कि सरकार के जो अन्य विभागों को भी उनके निर्देश पर रोपिन किया गया, और उसकी वजह से समय से परीक्षाएं हुई, रिकॉर्ड समय में रिजल्ट घोषित हुए, और हम आज ये देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासनिक फेरबदल भी कल किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने एक सीधा संदेश दिया, और जिस तरह से पीएम मोदी के निर्देश पर यूथ के साथ एक सिर्फ संवाद लगातार सरकार कर रही है, और सरकार को ये पता है कि संवाद के जरिए, लगातार बातचीत के जरिए, एक खुले मन से जो बातचीत होगी उसके जरिए और भी जो चीजें हैं उनका समाधान किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी पहल, और उसी पहल की वजह से आपने देखा कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्रों के नाम जो संदेश रहा, उससे कई बातें निकल कर आई, लेकिन अब जो नजरें टिकी हुई हैं वो है कैबिनेट की बैठक पर। जो कल संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, उससे बहुत कुछ निकल कर आ रहा है कि आज यही सब बातें कैबिनेट की बैठक में भी विस्तार के साथ चर्चा में आ सकती हैं, और जिस बिल को लाने की बात की जा रही है संसद में अगले हफ्ते, उसको लेकर भी आज कैबिनेट में एक अहम चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, चर्चा होगी। एक सीधा संदेश, सीधा मैसेज प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है, और उन्होंने उनके निर्देश पर लगातार सरकार के जो तमाम विभाग, क्योंकि एक कानून बनाना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, लेकिन कहते हैं कि लगातार काम करके उसका जो ड्राफ्ट है, उसका जो मसौदा है, उसको तैयार किया गया, और आज इस कैबिनेट में उस पर चर्चा की जाएगी। और प्रधानमंत्री होपफुल थे कि उसको कैबिनेट के जरिए पारित करा लिया जाएगा, और उसके बाद वो जल्द से जल्द इसको पास कराने की कोशिश करेंगे। अगले सोमवार से जब संसद का सत्र शुरू होगा, तो उसी अगले हफ्ते ही इसको, और उसमें उन्होंने एक संदेश दिया कि इसमें ना सिर्फ देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात, ताकि ऐसे मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो सके, दोषियों को जल्द से जल्द
सजा दी जा सके, बल्कि कठोर सजा, अभी जो प्रावधान है उससे भी ज्यादा कठोर सजा का प्रावधान। और निश्चित तौर पर ये जो एक भरोसा प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को दिलाया है, उस पर प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस पर आगे बढ़े। और जी। जरूर सरकार को भी ये उम्मीद रहेगी कि विपक्ष का इसमें उनको सहयोग मिले। सरकार पहले ही कह चुकी है कि संसद में वो इससे जुड़े हुए हर मुद्दे पर लगातार चर्चा के लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पर सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा संदेश संकेत दिया है। अब विपक्ष को भी एक कह सकते हैं कि आगे आना होगा। जब सरकार की एक बड़ी पहल आगे बढ़ रही है, उसमें किस तरह से सरकार के साथ आगे आए, युवाओं के भविष्य के लिए आगे आए। चलिए, बहुत धन्यवाद सुधाकर तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो अब सभी की निगाहें टिकी हुई है इस कैबिनेट बैठक और कैबिनेट के बाद होने वाले सोमवार को जो सदन की कार्रवाई शुरू होगी और फिर किस तरह से बिल लाया जाएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि आज कई मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। ये स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रखे गए हैं। आपको बता दें कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं हम कि कौन कौन से स्टेशन बंद हैं। उसमें 17 मेट्रो स्टेशन हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक के लिए भी बंद कर दिए गए हैं, जिसमें रामकृष्ण आश्रम मार्ग है, बाराखंबा रोड है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का भी मेट्रो स्टेशन इस समय बंद कर दिया गया है। साथ ही सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO। तो अपनी स्क्रीन पर आप ये तमाम मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं। सुरक्षा कारणों के लिए इन्हें अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मेट्रो सुविधा को इस सुरक्षा कारणों की वजह से कई स्टेशनों पर बंद किया जा रहा है और ये कुछ ऐसे 17 मेट्रो स्टेशन हैं जिन्हें आज सुबह 7:30 बजे से लेकर अगले आदेश तक के लिए बंद किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और अफवाहें फैलाने की कोशिशों को लेकर लोगों, विशेषकर छात्रों और युवाओं से सतर्क रहने की अपील की है। पुलिस के अनुसार अब तक पाकिस्तान से जुड़े 400 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है, जो सुनियोजित तरीके से भ्रामक सामग्री और अफवाहें फैला रहे थे। पुलिस ने लोगों से किसी भी पोस्ट को साझा करने से पहले उसकी सत्यता जांचने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करो, र्यूमर्स को स्प्रेड मत करो। रुक रहे हैं आज छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जो ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे, सूचीबद्ध है, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं अब संसद के मॉनसून सत्र की।
जहां सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 पर आज लोकसभा में चर्चा प्रस्तावित है। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण इस बिल पर चर्चा शुरू नहीं हो पा रही है। अगर आज सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली तो सरकार की कोशिश होगी कि इस बिल को आज ही पारित करा लिया जाए। इस साल मई में सरकार ने इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी, लेकिन इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जज नियुक्त किए गए। लिहाजा इस बिल को पारित कराने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं होगी, यानी इसे पारित करने के लिए साधारण बहुमत ही पर्याप्त होगा। बात अब उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की कर लेते हैं। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान पर सजा के प्रावधान से जुड़ा संशोधन बिल पेश नहीं कर पाए हैं। क्या आज संसद में काम होगा, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे आपको बता दें कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक में ये प्रस्ताव किया है कि अगर राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गीत के दौरान किसी भी तरह की बाधा पैदा की गई या उसका अपमान हुआ तो उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 साल तक की जेल हो सकती है। ये बिल अगर संसद से पारित हो जाता है तो ये 1971 में बने कानून की जगह लेगा। इसके लागू हो जाने के बाद वंदे मातरम को वही कानूनी दर्जा और संरक्षण मिल जाएगा जो वर्तमान में जन गण मन यानी कि राष्ट्रगान को हासिल है। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। ऋषि, क्या उम्मीद की जाए, आज शुक्रवार का दिन है, क्या आज सदन की कार्रवाई, राज्यसभा लोकसभा दोनों ही सदनों की बात करें तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि सुचारू रूप से विधायी कामकाज आगे बढ़ेगा? देखिए, जिस तरीके से मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा और शोर शराबा करता रहा है और कल भी हमने देखा कि यह गतिरोध जारी रहा। ऐसे में जैसे कि आपने जिक्र किया, 2 महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं लोकसभा और राज्यसभा में। इनको लोकसभा में तो विधेयक पेश किया जा चुका है, लेकिन उस पर चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई। तो वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री जो राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा हुआ विधेयक है उसको भी पेश नहीं कर पाए हैं। वजह साफ है कि लगातार गतिरोध हो रहा है और ऐसे में जो विपक्ष की तरफ से गतिरोध के कारण जो कार्यवाही बाधित हुई है, उससे इस सप्ताह अगर हम देखें तो सरकारी कामकाज बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अगर कामकाज के घंटों के लिहाज से देखें तो सैकड़ों घंटे इस मामले में बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में बात ये बनती है कि आज अगर इस मसले को देखें तो क्या ये कार्रवाई आगे बढ़ पाएगी। तो जिस तरीके से तेवर विपक्ष के दिखाई दे रहे हैं, कल रात को भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो गांधी स्मृति पे जाकर धरना प्रदर्शन उन्होंने किया और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं लगातार वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि नीट से जुड़े हुए मसले पर वो चर्चा के लिए तैयार है और इस चर्चा के माध्यम से देश के सामने वो सारी परिस्थितियां रखी जाएंगी कि क्या कारण रहे, किस तरीके से कार्रवाई की गई और उसके बाद जो सरकार ने जो अब तक प्रोएक्टिव एक्शंस लिए हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इस मामले में न्याय दिलाने की बात हो या फिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी अपने बयान में साफ कहा है कि इस मामले में एक सख्त कानून लाया जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष के सामने एक चुनौती खड़े करते हैं कि अब विपक्ष किस तरीके से इस मुद्दे को टेकअप करता है, क्योंकि जो कार्रवाई करने की बात की जा रही थी उस पर सरकार अब आगे बढ़ चुकी है। तो ऐसे में देखना होगा कि उनकी रणनीति क्या रहती है। हालांकि बहुत सारे सांसदों ने, जो अभी हमें जानकारी मिल रही है, कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दे रखे हैं। अब ऐसी स्थिति में कार्य स्थगन प्रस्ताव को तो लिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि हंगामे और शोर शराबे में कोई भी कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया जाता है। ये नियम चेयर की तरफ से इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। तो ऐसे में गतिरोध होता है और गतिरोध की वजह से कार्रवाई बाधित होती है। जी ऋषि, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि गतिरोध लगातार बरकरार रहा और प्रश्नकाल नहीं चलने दिया गया विपक्ष ने। अगर आज विधायी कार्य की बात करें तो जजों से जुड़ी हुई संख्या से जुड़ा अहम विधेयक है। कहा जा रहा है कि अगर आज इस विधेयक को पेश किया जाता है तो कोशिश की जाएगी कि आज इसको चर्चा कराया जाए और पारित किया जाए। कितना महत्वपूर्ण ये विधेयक है? देखिए, जिस तरीके से न्यायपालिका में जो बढ़ते हुए केसेस हैं, उसके बाद जो जजों की संख्या में वृद्धि की जो लगातार मांग चली आ रही थी, उसको सरकार ने संजीदगी से लिया और इसको लेकर
एक अध्यादेश के माध्यम से उन्होंने जजेस की संख्या को बढ़ाने की मुहिम शुरू की और इस मामले में अब वो एक विधेयक के माध्यम से कानून के तहत इससे को इस्टेब्लिश करना चाहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि संविधान में जजेस की संख्या को लेकर प्रावधान है और जब भी इसमें बढ़ोतरी की जाती है तो ऐसे में संविधान में इसका प्रावधान करना पड़ता है और कानून में संशोधन करना पड़ता है। ऐसे में इस विधेयक को इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि यह विधेयक पारित होना बहुत ज़रूरी है। इस विधेयक के माध्यम से जजेस की जो संख्या बढ़ाई जानी है वो सुनिश्चित हो पाएगी और जो त्वरित न्याय दिलाने की जो संकल्पना है उसको इससे बल मिलेगा। इसलिए यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार इसे पेश करके इस पर चर्चा करके इसको पारित कराने के लिए संकल्पित भी दिख रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद ऋषि तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मानसून की। देश के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून फिर सक्रिय हो चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य और पश्चिमी भारत के साथ ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश की संभावना है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश और हिमालयी क्षेत्रों में कुछ इलाकों में कम बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद कई क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में कल कई इलाकों में छिटपुट बारिश हुई, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां 5.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। महाराष्ट्र के मुंबई, पालघर, पुणे और नासिक में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में 26 जुलाई तक भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। इधर असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 6 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो चुकी है। वहीं करीब 7,21,000 लोग इस आपदा से प्रभावित हैं। राज्य के 40 राजस्व सर्किल बाढ़ की चपेट में हैं। कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। कई गांव जलमग्न हो गए हैं और हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। जिलों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन राहत सामग्री पहुंचाने के साथ साथ आवश्यक सेवाओं की बहाली और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत में जुटा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निचले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील भी की है। तो वहीं संकट की इस घड़ी में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा खुद जमीनी स्तर पर राहत कार्यों की अगुवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को चराईदेव, शिवसागर और जोरहाट जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों का दौरा किया। उन्होंने जमीनी स्तर पर राहत व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव सरकारी मदद का भरोसा भी दिलाया। और ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। डिब्रूगढ़ से जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता सुबिना रॉय। सुबिना, हम देख रहे हैं कि लगातार आसमान से आफत की बारिश हो रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय नजर आ रहा है, लेकिन इस वक्त का ताज़ा अपडेट क्या कह रहा है? किस तरह से राहत बचाव कार्य जारी है और दूसरी तरफ मौसम किस तरह से फिलहाल क्या कोई राहत देता हुआ नजर आ रहा है? बहुत सुप्रभात। यहाँ पे जी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, काफी गंभीर है, क्योंकि अब तक जो है लेटेस्ट डेटा के तहत जो है 7 लाख से ज्यादा लोग क्षतिग्रस्त है इस बाढ़ से। और अगर आप ओवरऑल बाढ़ का सीजन जब से शुरू हुआ तब से अगर आज का डेटा अगर आप ले रहे हैं तो 9 लाख से ज्यादा लोग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और खासकर ये जो बाढ़ की परिस्थिति आई है, ये आया है भारी वर्षा के कारण। आज भी जो अभी का जो मौसम है फिलहाल सनी है, लेकिन अभी भी कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, जैसे कि आपने बताया IMD के रिपोर्ट में भी है। तो आने वाले कुछ दिनों में वर्षा की संभावना है, तो इससे जो है खतरा का ये बना हुआ है जी। और जो बाकी जो नदियां है, बूढ़ी दिहिंग, दिसांग, दिखो, ये सारे जो नदियां है ये अबव डेंजर लेवल बह रही है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि दिसांग नदी जो कि अबव फ्लड लेवल बह रही थी, अभी जो है अंडर कंट्रोल है।
मतलब ओवर डेंजर लेवल है बट फ्लड लेवल से नीचे है। और कल ही जो है असम के सीएम ने पूरा जायजा लिया। कल वे गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में गए और साथ ही साथ नुमलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गए, क्योंकि यहाँ पे भी जो कुछ नदियां हैं वो उफान पे है और जो है काफी सारे लोग इन सब जिलों में भी क्षतिग्रस्त है। उन्होंने बातचीत किया, उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो भी उन्होंने जायजा लिया। इसके पिछले दिन ही वह जो है सरायदेव, जोरहाट और शिवसागर, क्योंकि ये सब जो एरियाज है, डिस्ट्रिक्ट्स है, ये सबसे ज्यादा इस बार क्षतिग्रस्त है। शिवसागर सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त है क्योंकि यहाँ पे जो है दिसांग और दिखो नदी बहती है और दिसांग नदी जो कि नागालैंड से इसका शुरुआत होता है। नागालैंड में मॉन डिस्ट्रिक्ट में जो है कुछ दिन पहले भारी क्लाउड बर्स्ट के वजह से जो है काफी नुकसान हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, पानी का तेज बहाव के कारण जो है इतना ज्यादा जो है सिचुएशन एग्रोवेट हुआ। और राहत कार्यों की बात करें तो ऑपरेशन जल राहत जो है जारी है। स्पीयर कॉर्प्स, इंडियन आर्मी की जो स्पीयर कॉर्प्स है वो लगातार जो है 24/7 राहत कार्यों में लगी हुई है। कल तक जो उन्होंने डेटा दिया था अराउंड 800 से ज्यादा लोग वो अब तक रेस्क्यू कर चुके हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है जारी है। और ये बात मेंशन करने की है कि इतना जल्दी जो पानी आया है तो उसकी वजह से जो है लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशंस रेस्क्यू करने में भी बहुत दिक्कतें हुई। तो कुछ लोग, बहुत ज्यादा लोग मिसिंग है अभी भी, जो है काफी सारे लोग एक्सपेक्टेड मिसिंग है। और इसलिए जो है कुल मिला के इस बार का जो फ्लड सिचुएशन में जो डेथ टोल है वो बढ़ के अभी 47 हो चुका है। सुमीना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ देख रहे हैं कि बाढ़ से आई चुनौतियों और उसके नुकसान को झेलने के लिए समय सरकार पूरी तरीके से तैयार है। साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्रा से जुड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने रोमानिया दौरे के दूसरे दिन आज बुखारेस्ट में आयोजित भारत रोमानिया बिजनेस फोरम को संबोधित करने वाली है। इस कार्यक्रम में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलुजान और राष्ट्रपति निकुशोर दान भी मौजूद रहेंगे। बिजनेस फोरम के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, डिजिटल सहयोग और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद राष्ट्रपति संसद भवन पहुंचेंगी, जहां उनकी मुलाकात रोमानिया के सीनेट के अध्यक्ष मिर्चा अब्रुदेयान और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष से होगी। इस दौरान वो भारत रोमानिया संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से भी मिलेंगी। दोपहर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट स्थित टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगी। इसके बाद वे बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज पहुंचेंगी, जहां उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। और बुखारेस्ट से हमारे संवाददाता सुमेश पटेल हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुमेश, बेहद ही खास ये यात्रा मानी जा रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रोमानिया की। अगर आज के उनके दिन की बात करें तो कितना व्यस्त उनका कार्यक्रम रहने वाला है, और खासकर अगर भारत रोमानिया के रिश्तों की बात करें तो कैसे उन्हें एक और मजबूती यहाँ से राष्ट्रपति के दौरे से मिलती हुई नजर आएगी? तो सुमेश की आवाज़ अभी हम तक पहुंच नहीं पा रही, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया की यात्रा पर हैं और आज बुखारेस्ट में कई कार्यक्रम हैं जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी। भारत रोमानिया के रिश्ते बेहद ही खास रिश्ते हैं। अगर बात करें इन रिश्तों की तो व्यापार, निवेश और डिजिटल सहयोग पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। यहाँ राष्ट्रपति द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी। संसद भवन में सेनेट अध्यक्ष से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात भी मानी जा रही है और साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देंगे। तो सुमेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुमेश,
हम आपसे पूछ रहे थे कि अगर आज के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है, और अगर भारत रोमानिया के रिश्तों की बात करें तो राष्ट्रपति के इस दौरे से ये रिश्तों को और कैसे प्रगाढ़ता मिलती हुई नजर आएगी। जी जरूर, मैं आपको बताना चाहूँगा भारत और रोमानिया के जो रिश्ते हैं 1950 से ये लगातार बरकरार, 1950 से ये रिश्ते आज तक बरकरार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार रोमानिया के जो संबंध रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिले हैं। जब यूक्रेन युद्ध हुआ था तो उसमें हजारों की तादाद में जो विद्यार्थी थे उन्हें सफलतापूर्वक निकाला गया था। और जिस समय आपने देखा होगा कि पिछले साल जब जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, इसका भी रोमानिया ने जमकर विरोध किया था, आतंकी हमला करने वालों को लेकर। और बड़ी संख्या में जो भारत से जो यहाँ पर रोमानिया पहुंचे हैं, जो एजुकेशन के लिए, जो यहाँ पर शिक्षा के लिए पहुंचे, बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी यहाँ पर एजुकेशन कर रहे हैं, हेल्थ की पढ़ाई कर रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर उद्योग लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंची है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज रोमानिया का दौरे का दूसरा दिन है। और कल जिस तरह से राष्ट्रपति से, रोमानिया के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, आज रोमानिया के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। जो भारत के जो रहने वाले यहाँ पर लोग हैं उनसे मुलाकात होगी। संस्कृति की बात हो रही है रोमानिया में। जिस तरह से आपने देखा हो कि लंबे समय से जो रिश्ते बने हुए हैं रोमानिया और भारत के बीच में, आज भी वो रिश्ते बरकरार, लगातार जो व्यापारिक रिश्ते भी बने हुए थे भारत और रोमानिया के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि भारत और रोमानिया के जो संबंध पिछले लंबे समय से बने हुए हैं, शीत युद्ध के समय में भी लगातार ये जो संबंध बने हुए थे। और आज जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज दूसरा रोमानिया दौरे का दूसरा दिन, तो आज ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से विकसित भारत के संकल्प को लेकर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा और भारत और रोमानिया के संबंधों को किस तरह से विस्तार होता हुआ आप देख पा रहे हैं। हम व्यापार की बात करें, निवेश की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, या और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको विस्तार मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, 3 दशक के बाद पहला कोई राष्ट्रपति होगा जो भारत की रोमानिया का दौरा कर रहा है। और जिस तरह से मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि ये रिश्ते 1950 से भारत और रोमानिया के रिश्ते बरकरार हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, एआई के क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्रों में लगातार भारत और रोमानिया के रिश्ते आज भी बरकरार हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा व्यापारिक क्षेत्र में यहाँ पर जो लोग भारत से आ रहे हैं, यहाँ पर व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका लाभ भारत को मिल रहा है। उसी तरह से जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो भारत के जो युवा हैं बड़ी संख्या में रोमानिया आ रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें एआई के माध्यम से, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीखने को मिल रही है। आईटी में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, हेल्थ में पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रिश्ते हैं लंबे समय से ये रिश्ते बरकरार हैं भारत और रोमानिया के बीच में। और आज जिस तरह से रोमानिया के बुकारेस्ट में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो तमाम विषयों पर भी चर्चा होगी। आज व्यापारिक जो यहाँ पे जो व्यापार करते हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा है काफी मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। बिल्कुल, कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है, खास माना जा रहा है। भारत रोमानिया के रिश्तों को एक नई गति देता हुआ यहाँ नजर आएगा। सुमेश, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल छोटे से ब्रेक का संध्या, और ब्रेक के बाद खबरें होंगी प्रेस रिपोर्ट से जुड़ी हुई। आप देखते रहिए नया सवेरा। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट का और आपको बताते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें प्रकाशित हैं। पहली खबर जो आ रही है वो शिशुओं के आहार से जुड़ी हुई है, शिशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। संसद की एक स्थायी समिति ने सरकार से कहा है कि शिशुओं और जो छोटे बच्चे हैं उनके जो खाद्य उत्पाद हैं उसमें चीनी की मात्रा पर सख्त नियम बनाया जाए। आपको अगर दूसरे देशों की बात बताएं तो WHO के अनुसार 6 महीने से 2 साल तक के बच्चों के लिए पूरक आहार में अतिरिक्त चीनी बिल्कुल भी मिलाई नहीं जा सकती। अमेरिका में 24 महीने तक के बच्चों के भोजन और पेय पदार्थों में बिल्कुल चीनी नहीं मिलाई जा सकती। वहीं यूरोप और ब्रिटेन में भी कुछ इसी तरीके के नियम है। लेकिन अगर भारत के नियमों की बात करें तो FSSAI के नियमों के अनुसार शिशु आहार में सुक्रोज या फ्रुक्टोज, ये एक शुगर का ही एक कहा जाता है, शुगर जैसा ही है, तभी मिलाया जा सकता है जब एक कार्बोहाइड्रेट स्रोत के रूप में आवश्यक हो। तो चीनी बच्चों के लिए जो है, शिशुओं के लिए, खासकर 6 महीने के बच्चों के लिए, वो स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में संसद में यह आवाज उठी है। और अगली खबर है एंटीबायोटिक दवाओं से जुड़ी हुई। एक अध्ययन बता रहा है कि पूरे विश्व में एंटीबायोटिक दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। 67 देशों के विश्लेषण के आधार पर 99% जगह वॉच एंटीबायोटिक्स का जरूरत से ज्यादा उपयोग होता हुआ पाया गया है। और साथ ही साथ शोधकर्ताओं ने यह भी सुझाया है कि किस तरह से जो एंटीबायोटिक दवाओं का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसे कम किया जा सकता है। एंटीबायोटिक पहुंचाने की वकालत उन्होंने शोधकर्ताओं ने मरीजों तक ये की है कि सही तरीके से एंटीबायोटिक पहुंचाई जाए। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि भारत में भी इस पर काम किया जा रहा है। और पिछले दिनों आपने देखा था कि एक अध्ययन में सामने आया था कि किस तरह से एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल भारत में हो रहा है। तो सरकार ने इस तरफ कदम बढ़ाया और सरकार ने लोगों को सचेत करते हुए ये बात कही कि ज़रूरत से ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारी आदत है कि हम खुद ही बिना डॉक्टर के पास जाए खुद ही दवाओं का सेवन करने लगते हैं, उस पर भी सरकार ने सचेत किया है। अगली खबर हमारी फसल की गुणवत्ता से जुड़ी हुई है, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता से जुड़ी हुई है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जल्दी फसल की उगने के लिए हम उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है? उससे हो रहा है मिट्टी हमारी खराब। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कार्यक्रम में ये कहा है कि फसल उत्पादकता पर प्रतिकूल असर पड़ा है। आपको बता दें कि उर्वरकों पर अधिक निर्भरता के साथ देश के इसके असंतुलित उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो खराब हो रही है और फसल उत्पादकता पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जो नियम है उससे ज़्यादा जो है पेस्टिसाइड जो है फसल में यूज़ किए जा रहे हैं, जिससे मिट्टी इस समय खराब हो रही है। और अगली खबर है शिक्षण संस्थाओं से जुड़ी हुई। लगातार हम देखते हैं कि कई बार हम खुद कदम नहीं उठाते, औरों को कोसने का काम करते हैं, लेकिन ये खबर इस तरह की नहीं है, बल्कि ये खबर बता रही है कि रोना धोना छोड़कर समाधान में जुटे तो किस तरह से शिक्षण संस्थानों के लिए एक मिसाल बन गए। हरियाणा के कैथल से ये स्टोरी है जो बता रही है कि लोगों ने किस तरह से सरकारी स्कूलों की काया पलट दी और समाज के चहुमुखी समृद्धि का वाहक बन गए। 55% हाई स्कूल में छात्राओं की भागीदारी, जब लोगों ने संसाधन जुटाकर स्कूल का स्तर उठाया और साथ ही साथ सोच बदलने में लिंगानुपात का स्तर को भी सुधारा। 100% परीक्षा परिणाम अब सामने आ रहे हैं और 10वीं और 12वीं कक्षा का पिछले कुछ साल में किस तरह से स्तर उठा है, ये स्टोरी साफ तौर पर दर्शा रही है कि हमें भी कहीं ना कहीं सहभागी बनना होगा। और अगर हमें लगता है कि कहीं कोई कमी है तो उस समाज के उस कार्य में हमें भी अपना योगदान देना होगा। और इसी के साथ समाचार पत्रों से प्रकाशित ये कुछ प्रमुख खबरें थी जिन्हें हमने आप तक प्रस्तुत किया। और आइए अब आपकी जेब से जुड़ी खबर की भी बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं कि कैसे आप निवेश के जरिए या फिर बचत के जरिए अपना जो जेब है उसको सुरक्षित रख सकते हैं। असल में क्या है कि गिरते बाजार में निवेशकों के मन में सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या SIP रोक देनी चाहिए या निवेश जारी रखना चाहिए। तो जानकार क्या बता रहे हैं ये आपको बताते हैं। जानकार बताते हैं कि बाजार की गिरावट को लंबी अवधि के निवेशकों के लिए मौका माना जा सकता है। गिरते बाजार में कैसे आप SIP में निवेश कर सकते हैं, तो फंड हाउस और मैनेजर की विश्वसनीयता आप जरूर जांच लें, यानी कि बाजार को भी आपको लगातार मॉनिटर करना होगा। लक्ष्य के मुताबिक एग्रेसिव या मॉडरेट फंड को चुन सकते हैं, ऐसे फंड का आप चुनाव कर सकते हैं। कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड पर फोकस किया जा सकता है ताकि आपकी जेब जो है वो लगातार भरी रहे, या फिर भविष्य के लिए आप जिस तरह से निवेश कर रहे हैं तो भविष्य में आपको इसका एक अच्छा खासा मुनाफा मिल सके।
तो यहाँ ये भी ध्यान रखना होता है कि जो गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म रखें। अगर उतार चढ़ाव अगर मार्केट में चल रहा है तो एक तो आप देख लें कि वो फंड कैसा चल रहा है, उसकी लॉन्ग टर्म कैसे वो चल रहा है, और आगे अगर आप उस पर निवेश करना चाहते हैं तो एक बड़ी अवधि के बारे में आप सोच सकते हैं। तो बाजार के उतार चढ़ाव में ये कुछ खास बातें हैं जो आपके SIP जो आपने इन्वेस्ट की है उसमें आप फायदा ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं दुनिया भर की खास खबरें अराउंड द वर्ल्ड के जरिए। चिली सरकार ने कहा है कि खराब मौसम के कारण मध्य चिली में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है और सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे 13 लोगों की मौत हो गई है और 4 अन्य लापता हुए हैं। फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी इलाके लेगे कैप फेरेट में जंगल की भीषण आग के बाद 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तेज गर्मी और सूखे के कारण यूरोप के कई हिस्सों में आग फैल रही है, जिससे जल संकट को लेकर वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर की है। अमेरिका के साथ तनाव के कारण ईरान में मरीजों को दवाइयों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गंभीर बीमारियों का सही इलाज नहीं हो पा रहा है। ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के और कड़े होने और साथ ही जारी युद्ध के कारण हीमोफीलिया के मरीजों की जिंदगी पर गंभीर संकट आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 24 सितंबर को अमेरिका आएंगे तो वे उनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बातचीत करेंगे। और हर बार की तरह आइए हम अपनी खास पेशकश लेके आ चुके हैं, एक दिन एक उत्सव। तो हमारी विशेष सीरीज एक दिन एक उत्सव में आज बात अलवर की उस ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा की जो सदियों पुरानी परंपरा और आस्था को आज भी जीवंत रखे हुए है, जहां परंपरा की डोर से जुड़कर पूरा शहर भगवान की भक्ति में डूब जाता है। अलवर में भगवान जगन्नाथ की 172वीं भव्य रथ यात्रा में आस्था और परंपरा का ऐसा ही अद्भुत संगम देखने को मिला। ऐतिहासिक इंद्र विमान पर विराजमान भगवान जगन्नाथ के स्वागत के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भक्तिमय माहौल, जय जगन्नाथ के जयकारे और भगवान के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। अलवर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मौका था भगवान जगन्नाथ की 172वीं भव्य रथ यात्रा का। पुराना कटला स्थित प्राचीन मंदिर से पूरे विधि विधान के साथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। राजशाही दौर के ऐतिहासिक चंद्र विमान पर दुल्हा स्वरूप में विराजमान भगवान जगन्नाथ रूपबास स्थित रूपहरी मंदिर के लिए रवाना हुए। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहीं भगवान जगन्नाथ और जानकी का विवाह संपन्न होता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के साथ पूरा अलवर भक्ति में डूब जाता है। जिस रास्ते से भगवान का रथ गुजरता है वहां श्रद्धालु हाथ जोड़कर दर्शन के लिए खड़े नजर आते हैं। यात्रा मार्ग में 100 से ज्यादा मंदिरों में भगवान की आरती उतारी जाती है और भक्त पुष्प वर्षा कर भगवान जगन्नाथ का स्वागत करते हैं। अलवर की ये रथ यात्रा देश की प्रमुख यात्राओं में शामिल है और पुरी के बाद इसका विशेष महत्व माना जाता है। अलवर की इस ऐतिहासिक रथ यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण है राजशाही काल का इंद्र विमान। कभी अलवर के महाराजा की ओर से मंदिर समिति को भेंट किया गया ये विमान आज भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी खास बनावट ऐसी है कि दूर खड़े भक्त भी भगवान के सहज दर्शन कर पाते हैं। रथ यात्रा में ऊंट, घोड़े, बैंड बाजे, भजन मंडलियां, घंटे घड़ियाल और मार्शल आर्ट दल धार्मिक वातावरण को और भव्य बनाते हैं। अलवर की ये रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था और परंपरा की वो जीवंत तस्वीर है जो सदियों से चली आ रही विरासत को आज भी संजोए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं खबरें खेल जगत से जुड़ी हुई स्पोर्ट्स ट्रैक में। कॉमनवेल्थ गेम्स की 23वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। ग्लासगो के OVO हाइड्रो में भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया।
समारोह में 74 देशों के खिलाड़ी एक मंच पर इकट्ठा हुए और मित्रता, विविधता और खेल उत्कृष्टता की भावना का उत्सव मनाया। किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला भी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। भारतीय दल ने भी तिरंगे लहराते हुए स्टेडियम में प्रवेश किया और ग्लासगो के दर्शकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने भारत के ध्वजवाहक के रूप में टीम का नेतृत्व किया, जबकि ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहाइन ने औपचारिक बैटन थामी। उद्घाटन समारोह के साथ ही अब 11 दिनों तक चलने वाले खेलों का रोमांच शुरू हो चुका है। भारत ने गुरुवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार शुरुआत करते हुए बाउल्स में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की। पुरुष एकल में भारत के पुतुल सोनोवाल ने कनाडा के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन रयान बेस्टर को हराकर सभी को हैरान कर दिया। 43 साल की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू कर रहे पुतुल सोनोवाल ने बेस्टर को टाई ब्रेक में हराया। अब उनका अगला मैच आज फॉकलैंड आइलैंड्स के सेसिल अलेक्जेंडर से होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बाउल्स में पिंकी सिंह और रूपा टिर्की की जोड़ी ने वुमेन्स पेयर्स में जीत दर्ज की। एक रोमांचक मैच में भारतीय जोड़ी ने आखिरी डिलीवरी पर जीत दर्ज की। आज भारतीय जोड़ी का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। और इस खबर पर विस्तार से जानने के लिए, बात करने के लिए हमारे संवाददाता नारायण इस समय हमारे साथ जुड़ गए। नारायण का रुख करते हैं। नारायण, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह हो चुका है, भारत की शुरुआत सकारात्मक रही है, आज किन खेलों पर नजर रहने वाली है? वॉल्स और बॉक्सिंग, स्विमिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक और पैरा पावर लिफ्टिंग में चुनौती पेश करेंगे। दिन भर क्वालिफिकेशन मुकाबले के साथ साथ कई अहम मुकाबले भी खेले जाएंगे। लॉन बॉल्स में एक बार फिर सबकी नज़र पुतुल सोनोवाल पर होगी, जो कि असम के लॉन बॉलर हैं। पुतुल ने अपने पहले मुकाबले में कनाडा के मौजूदा विश्व चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 रयान बेस्टर को हराकर बहुत बड़ा उलटफेर किया था कॉमनवेल्थ गेम के लॉन बॉल के इतिहास का। अब वो अपने अगले सिलेक्शन मुकाबले में फॉकलैंड आइलैंड्स के अलेक्जेंडर का सामना करेंगे। वहीं महिला पेयर स्पर्धा में रूपा रानी और पिंकी की जोड़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरेगी। और बॉक्सिंग की बात करें तो जादूमणि, जो कि युवा बॉक्सर हैं, 55 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 32 में खेलेंगे और जीत के साथ उनका लक्ष्य अगले दौर में जगह बनाने की होगी। और स्विमिंग पूल की बात करें तो श्रीहरि नटराज पुरुष 50 मीटर ब्रेक स्ट्रोक हीट्स में उतरेंगे, जबकि पैरा स्विमिंग में बुडीगिना 100 मीटर फ्री स्टाइल में भारत की चुनौती पेश करेंगे। क्वालिफाई करने के बाद दोनों खिलाड़ी सेमीफाइनल और फाइनल में भी उतर सकते हैं। और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में तपेश्वर नाथ, तपन मोहंती और योगेश्वर भारत की चुनौती पेश करेंगे। ये खिलाड़ी टीम फाइनल और व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन में भी हिस्सा लेंगे। और बात करें पावर लिफ्टिंग में भारत की मजबूत चुनौती देखने को मिलेगी। पुरुष लाइट वेट में अशोक और परमजीत कुमार हिस्सा लेंगे। महिला लाइट वेट में जसप्रीत कौर और सुमन देवी पदक की उम्मीद के साथ उतरेंगी, जबकि पुरुष हैवी वेट में झंडू कुमार और सुधीर भारत के अभियान का समापन करेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स का ये कह सकते हैं डे 2, क्योंकि डे 1 में हमने देखा कि किस तरह से लॉन बॉल में इतिहास रचा गया पुतुल सोनोवाल के द्वारा। और आज हमारे भारतीय खिलाड़ी वही उम्मीद के साथ, वही जज्बे के साथ उतरेंगे और एक बार फिर देश का जो सम्मान है उसको आगे बढ़ाएंगे। नारायण, इन तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत में का जो प्रदर्शन रहने वाला है ग्लासगो में, उस पर सभी की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत ने जिम्बाब्वे के साथ खेले जा रहे 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले को 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है। मैच में जिम्बाब्वे से मिले 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 13 ओवर 2 गेंद में 3 विकेट खोकर हासिल किया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत की ओर से युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली। ईशान किशन 35 रन बनाकर आउट हो गए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 7 विकेट गंवाकर 125 रन बनाए थे। भारत के लिए प्रिंस यादव और मयंक यादव ने 2-2 विकेट चटके।
तो जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में वैभव सूर्यवंशी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। वो टी20 इंटरनेशनल में 50 लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं। वैभव ने 15 साल 118 दिन की उम्र में अर्धशतक जड़कर इतिहास रचा है। उन्होंने जिब्राल्टर के लुई ब्रूस का रिकॉर्ड तोड़ा। ब्रूस ने 16 साल 56 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। ग्राफिक के जरिए जानते हैं अलग अलग राज्यों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान। और इसी के साथ नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। कल ठीक 8 बजे आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।